हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2018 का पेपर 2 का सेक्शन 1, जिसमें कि हमारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, यहाँ पे जेईई की तैयारी होती है फॉर मैथ्स, फॉर क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर ड्रॉपर के बच्चे। जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे और नीचे जाओगे तुम्हें अपलोड सेक्शन दिखेगा, उसके और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। यहाँ पे तुम देखोगे बहुत सारे मल्टीपल प्लेलिस्ट ऑलरेडी हैं, जिसमें कि प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के पेपर सॉल्व करे गए हैं, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के पेपर सॉल्व करे गए हैं। इसमें जो भी पेपर सॉल्व किया गया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया गया है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, पूरा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया गया है, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस किया है हमने। उसके बाद तुम्हें और दो प्लेलिस्ट दिखेंगे, एक दिखेंगे लेट्स क्रैक जेईई मेन वाला और एक दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम वाला। इन दोनों में हमने क्या किया है, चॉकलेट प्रॉब्लम में एडवांस लेवल के प्रॉब्लम लिए हैं, लेट्स क्रैक जेईई मेन में मेंस लेवल के प्रॉब्लम लिए हैं। हर एक वीडियो में एक प्रॉब्लम लिया है एंड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। और नीचे तुम जाओगे तुम्हें देखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर IIT जेईई फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th। 8th के बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगे, लेकिन 9th और 10th के बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जेईई की तैयारी करना चाहते हो तो 9th 10th से ही तुम स्टार्ट कर सकते हो इस कोर्स को। यहाँ पे वो सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे जो ऑलरेडी जेईई में हैं या फिर तुम्हारे बोर्ड्स में है। तो अगर तुम्हें पता करना है कि कौन कौन से चैप्टर कवर होने वाले हैं तो तुम इसका सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने सारे चैप्टर्स बताए हैं जो भी कवर होने वाले हैं, और यहाँ तुम देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे हर एक चैप्टर में जेईई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस 2018 पेपर 2। अब ये जो पेपर 2 था ये बहुत ही टफ था, पेपर 1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा टफ था पेपर 2, वो तुम्हें ऑलरेडी दिख जाएगा। तो अगर टफ पेपर आ जाए और हमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किस तरीके से अप्रोच रखना चाहिए हमारा। और बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि यार मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, पैनिक हो गए, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, एक भी नहीं बना। अब वो पैनिक हो गए, उनको लगा मेरा तो एग्ज़ाम गया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर टफ पेपर आया है तो वो सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर बच्चे के लिए टफ है। टफ पेपर इज बेसिकली सबके लिए टफ। तो तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेटेजी वाइज चलना है। अगर तुम्हें हल्का सा भी हिंट लग जाए एग्जाम में कि अरे टफ पेपर आ गया, दिस मीन्स तुम क्या करो कि भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन करो। टफ पेपर आ गया दिस मीन्स अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, 18 क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे टफ आगे होंगे। 2-4 क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे। तुम्हें दिख जाएगा कि यार ये 20 या फिर 18 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन तो मॉडरेट एंड ईजी कैटेगरी के हैं। उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना। सिर्फ अगर इतना भी तुम अटेम्प्ट कर लेते हो, 18 में 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, तुम्हारे 50% मार्क्स बन जाते हैं ना। तो इतने टॉप पेपर में अगर तुमने 50% मार्क्स ले आए तो तुम्हारा ऑब्वियसली सिलेक्शन अच्छा IIT में हो जाएगा। तो यही स्ट्रेटेजी अपनाना है, ठीक है, पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। हर एक सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर भी है। यहाँ पे जो भी डिस्कस करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एक ही वीडियो से तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोला है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन ए फंक्शन fn जिसका डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, 0 पे ओपन, इन्फिनिटी पे ओपन। को डोमेन जो है वो रियल नंबर है। ये जो पार्ट होता है आजकल, ये पार्ट जो यूज कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस पार्ट को ऐसा नहीं कि नेगलेक्ट कर देना है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है, वो आगे हमें पता चलेगा। लेट देयर इज ए फंक्शन fn(x) और फंक्शन जो है हमारा समेसन के फॉर्म में है, जे पे समेसन लगा हुआ है, जे 1 से n तक जा रहा है, और समेसन के अंदर क्या है, tan इनवर्स 1/1 प्लस समथिंग इंटू समथिंग। अच्छा, ये वाला समेसन जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उनको ये समेसन पता होता है। क्या, tan इनवर्स का समेसन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है या फिर क्लास में बताया जाता है। tan इनवर्स का समेसन जो है मोस्टली इससे बनता है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। डिफरेंस मेथड लगा के हम लोग बनाते हैं इसको। अच्छा, उसके लिए तुम्हें हमेशा देखना पड़ेगा ये जो ए बी लिखा हुआ है इसी का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है क्या। तो यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है x प्लस जे माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस निकालो एक बार। x प्लस जे में से
एक्स प्लस जे माइनस वन माइनस करो, ये एग्जैक्टली वन आ रहा है क्या, बोलेंगे हाँ। दिस मीन्स ये वाला वन को ये लिखा जा सकता है क्या, बोलेंगे हाँ। हो गया, हमारा लाइफ आसान हो गया, एफ एन एक्स निकल गया। देखो कैसे, एफ एन एक्स इज इक्वल टू समेसन जे इज इक्वल टू वन से एन तक। टेन इनवर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है मैं एक बार लिख दूँ। वन को हमने लिखा है एक्स प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस वन, नीचे वन प्लस एक्स प्लस जे मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस जे माइनस वन, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब ये क्या लिखा जा सकता है यूजिंग दिस फार्मूला, तुम बोलोगे सर दिस इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस वन। ओके, सिंपल है, इस पे समेसन लगेगा जे इज इक्वल टू वन से एन तक। अब ये समेसन निकालना बहुत ईजी है यार, ये समेसन निकालना बहुत ईजी है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो एक बार ध्यान से सोचो, समेसन का मतलब जे इज इक्वल टू वन डाला, जब जे इज इक्वल टू वन डालोगे पहला टर्म आएगा एक्स प्लस वन माइनस tan इनवर्स एक्स। जे इज इक्वल टू टू डालोगे तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस टू, इधर आएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वन। तुम्हें दिख रहा है कौन सा पार्ट कटने वाला है। सिमिलरली tan एक्स जे की वैल्यू थ्री डालोगे तो tan इनवर्स एक्स प्लस थ्री माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस टू। इसी तरीके से जे की वैल्यू एन डालोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा सबको ऐड करोगे क्या होने वाला है, तुम्हें दिख रहा है ये वाला पार्ट कटने वाला है हमेशा। ठीक है, सो बचेगा सिर्फ ये लास्ट वाला टर्म, डेट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन माइनस सबसे फर्स्ट वाला डेट इज tan इनवर्स एक्स, बस बाकी सब खत्म। एंड दिस इज व्हाट एफ एन एक्स, तुम्हारा फंक्शन आ गया। क्या इस फंक्शन को और भी कुछ कर ले, क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी है तो हमें दिख रहा है कि बाद में सेक स्क्वायर tan स्क्वायर के अंदर फंक्शन लिमिट tan का फंक्शन, मतलब फंक्शन को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। और तो दिस इज अगेन ये वाला फार्मूला लगा देंगे रिवर्स वे में, दिस इज tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ वन डिवाइड n डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स। ये हमारा एफ एन एक्स आ गया। अब उन्होंने कुछ कुछ बातें पूछी है। उन्होंने पूछा है भैया कि समेसन j इज इक्वल टू वन से फाइव tan स्क्वायर ऑफ एफ जे जीरो। अब तुम्हें सोचो एफ जे जीरो पे फंक्शन की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे कैच था, तुम वैल्यू निकालोगे ना ये समेसन एग्जैक्टली 55 आ भी जाएगा। यहाँ पे फंसाया गया, ट्रैप है। तुम एक बात सोचो, उन्होंने जो फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन के डोमेन में जीरो से इन्फिनिटी डाला गया, क्या जीरो को इंक्लूड किया गया, बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। जब जीरो को इंक्लूड ही नहीं किया तो हम लोग फंक्शन की वैल्यू जीरो पे कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया जीरो पे। ओके, यहाँ पे भी बोल दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, जीरो को इंक्लूड ही नहीं किया तो फंक्शन की वैल्यू जीरो पे आ ही नहीं सकती है, ए ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली बी वाला भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे निकल ही नहीं सकती है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ से दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। चलो अब फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब एन एक नेचुरल नंबर है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी tan ऑफ एफ एन मतलब उन्होंने बोला है कि भाई इसको tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू दिस, ये भी थीटा दोनों साइड tan ले लो। सो tan ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन। अच्छा, इसका लिमिट निकालना है कहाँ, वैन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वैन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, सो ये लिमिट जो आएगा एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस वन। तो हमें दिख रहा है डायरेक्टली जीरो आने वाला है, क्यों, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट एक पॉजिटिव इंटीजर, एक्स स्क्वायर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी जीरो। लेकिन उन्होंने आंसर क्या दिया, वन अपॉन एन, क्या वन अपॉन एन होगा, बोलेंगे सी वाला भी ऑप्शन नहीं, ऐसा ना हो कि चारों ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं है, हो जाएगा सेक स्क्वायर समथिंग को हम लोग पहले कन्वर्ट कर सकते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर समथिंग। अच्छा, ऑलरेडी इसी का लिमिट निकालना है फिर से, एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी में, इसका लिमिट कितना आया है, जीरो, इसका लिमिट जब जीरो आया है, जीरो प्लस वन कितना होगा, वन होगा। क्या डी वाला ऑप्शन सही हो गया, हाँ। तो ये क्वेश्चन रिलेटिवली, तुमने पहला क्वेश्चन देखा रिलेटिवली ईजी था, ठीक है, जो बच्चे को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है बेसिक, वो गलती नहीं करेंगे। हाँ,
लेकिन यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या हो सकता था एक, कि बच्चे ए ऑप्शन को भी गलती से टिक कर देते हैं। वो इस चीज़ को बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, डोमेन क्या है, कहाँ कहाँ फंक्शन डिफाइन किया गया, ये सब। तो आज के बाद एक आदत बना लो कि जब भी ऐसे फंक्शन डिफाइन किया जाए किसी रेंज में पर्टिकुलर, तो ज़रूर उस रेंज को याद रखना, हो सकता है कहीं यूज़ आ जाए वो, ठीक है। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तुम्हें खुद लगेगा हाँ डिफिकल्टी बढ़ता जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, क्वेश्चन इतना बड़ा देखने में आ जाता है ना एग्जाम में, तो आधे बच्चे का अपने आप माइंड मतलब वर्क करना बंद कर देता है। उनको लगता है यार होगा नहीं होगा, क्या होगा, मतलब बच्चे मैं बता रहा हूँ भूल जाते हैं, इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, आगे भूल गए, ये पढ़ रहे हैं तो ये भूल गए इधर क्या था। तो देखो ऐसे जब लंबे लंबे क्वेश्चन आए ना, थोड़ा बहुत एक एक लाइन जो पढ़ रहे हो ना उसको एक बार नोट डाउन करते चलो। बोला गया लेट टी बी दी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट है एंड उससे एक लाइन पास कर रही है, तो सबसे पहला काम वही कर लिया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हैबिट बना लो कि हमेशा एक रफ स्केच तो बनाना ही है। सपोज दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या -2,7, उसका 2,-5, -2,7, इसका है 2,-5। कोऑर्डिनेट लिखने में गलती नहीं करने का, ओके। हमने काम कर लिया एक, जो भी बोला है पहला लाइन पढ़ के। सेकेंड पॉइंट, लेट F1 बी द सेट ऑफ ऑल द पेयर ऑफ सर्कल S1, S2। F1 को क्या बोला कि S1 S2 बहुत सारे सर्कल है, वो सारे पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है F1, सच दैट T इज टेंजेंट टू S1 एट P। बेसिकली वो जो लाइन है P पे एक सर्कल होगा जिसका टेंजेंट है, एंड S2 पे Q पॉइंट पे एक और सर्कल होगा S2। तो वैसे सारे सर्कल, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे, हाँ होंगे, बहुत सारे सर्कल होंगे ऐसे, हाँ होंगे। उन सब का जो सेट है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है F1, ठीक है। एंड ऑल्सो सच डेट S1 एंड S2 टच इच अदर एट पॉइंट से M, ओके। ये वाला भी काम कर लेते हैं फिर। तो उन्होंने बोला भैया कि F1 क्या है, सेट ऑफ ऑल द सर्कल सच डेट P पे एक टेंजेंट है, Q पे भी एक टेंजेंट है, एंड इस तरीके से कि दोनों भी एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल बहुत गंदा सा बना, फिर भी हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, डायग्राम आर्ट का क्लास थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है भैया। हमने कर लिया। इस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला, M बोला। Q पे टेंजेंट है, P पे टेंजेंट है, इस पॉइंट को M बोला, ठीक है। यहाँ से मुझे एक बात याद आती है, उस बात के बारे में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन लेट E1 be the set representing the locus of the M as the pair S1 S2 varies in F1। This means S1 S2, इसको S1 बोला, इसको S2 बोला, तो ऑब्वियस सी बात है S1 S2 बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा ये जो S1 S2 बहुत सारे होंगे तो M पॉइंट भी तो बहुत सारा आएगा। अच्छा वो सारे M पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कुछ तो ट्रेजेक्ट्री आएगा, कुछ तो लोकस आएगा, वो लोकस हमें फाइंड आउट करना है पहले तो। एंड वो जो लोकस आएगा उसको उन्होंने क्या बोला, E1, ठीक है। तो सबसे पहला क्या U1 फाइंड आउट कर ले क्या, लोकस फाइंड आउट कर ले क्या, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोकस का यूज होने वाला है E1 का, तो पहले E1 फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। चलो अब मुझे इस M का लोकस निकालना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 3 पॉइंट से इन तीनों पॉइंट का कुछ ना कुछ यूज होगा। यहाँ से एक बात याद आती है, क्या है वो, कि भाई जब S1 - S2 इज इक्वल टू 0 करते हैं ना, S1 - S2 इज इक्वल टू 0, वो एक लाइन आता है और वो एग्जैक्टली ये होगा जो इस कॉमन टेंजेंट से पास करेगा। अच्छा या तो इसको कॉमन टेंजेंट बोलो, या फिर तुम ऐसे उसको रेडिकल एक्सिस भी बोल सकते हो, ये रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस, ओके। अच्छा रेडिकल एक्सिस की क्या खास बात होती है, बहुत ज़्यादा खास बात होती है। क्या, अगर तुम भूल चुके हो तो मैं बता देता हूँ। अगर मेरे पास 2 सर्कल है, उसका एक रेडिकल एक्सिस है, तो रेडिकल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस होता है जिसपे कोई भी पॉइंट लिया तो उस पॉइंट से दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा हमेशा इक्वल होगा, ओके। दिस मीन्स ये जो ब्लैक वाला लाइन है उस पे एक पॉइंट ये भी है, हाँ। अच्छा इस पॉइंट पे कोई भी, इसको सपोज R बोल दिया, R कहीं यूज हुआ है क्या, R यूज हुआ है क्या, R यूज हो चुका है, ओके। तो इसको कुछ भी बोल दिया, सपोज Z बोल दिया, है ना, Z नहीं बोलना है तो M बोल लो, M भी यूज हो गया, चलो Z ही है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से आई कैन से कि भाई ये जो जेड पॉइंट है यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस सर्कल पे तो वो जेड पी होगा, जेड पी का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ जेड क्यू का भी होना चाहिए। हाँ, एंड तुम देखोगे कि जेड एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए जेड पी एंड जेड एम, हेंस जेड पी जेड एम जेड क्यू तीनों का लेंथ सेम है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से जेड पी इज इक्वल टू जेड एम इज इक्वल टू जेड क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, तो इससे लोकस फाइंड आउट करने में क्या हेल्प होगा? अब देखो मल्टीपल तरीके से लोकस फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं सारे तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका बच्चा ये बोल सकता है कि भैया वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ जेड। तो जेड का कोऑर्डिनेट इज -2 + 2 0, 7 - 5 दैट इज 2, 2/2 1। तो जेड का कोऑर्डिनेट इज 1 भैया। सो आई कैन से मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा दूँ, अगर जेड एम का डिस्टेंस निकाल लूँ मैं, विच इज़ रूट अंडर जो भी है h - 0 का होल स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड ये एग्जैक्टली डिस्टेंस जेड पी या जेड क्यू से इक्वेट कर दूँ, ऑब्वियसली बात है वो सेम आने वाला है, ठीक है। तो जेड पी डिस्टेंस निकालो कितना आएगा, जेड पी डिस्टेंस निकालो कितना आने वाला है। तो यू कैन से जेड पी वाला डिस्टेंस इज -2 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, तो दिस इज रूट 40 आने वाला है। ओके, तो दिस इज सेम एज रूट 40। ओके, तो यहाँ से दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर प्लस k - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो दिस इज x स्क्वायर दैट इज x - 0 दी होल स्क्वायर प्लस y - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। यहाँ से लोकस ऑफ E1 आ गया। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये है, बहुत सिंपल है, देखना। आई कैन से अगर लॉजिकली चले, लॉजिकली तुम सोचो जेड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से जेड पी डिस्टेंस, जेड एम डिस्टेंस, जेड क्यू डिस्टेंस सब बराबर है। दिस मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ जेड पॉइंट को एक सेंटर लूँ एंड यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो पी पॉइंट, एम पॉइंट, क्यू पॉइंट सबसे पास होने वाला है, ठीक है। हेंस ये जो सर्कल है उसका डायमीटर भी मैं बता सकता हूँ, पी क्यू विल बी द डायमीटर। तो मेरे पास डायमेट्रिक एंड पता थे पी एंड क्यू, यस। डायमेट्रिक एंड अगर पता थे तो कैन आई राइट इन द डायमेट्रिक फॉर्म? यस। तो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। या तो डायमेट्रिक फॉर्म लिखते इससे भी 1 आ जाता, ठीक है। या फिर एक और तरीका था, डायमीटर पता चल गया तो मुझे सेंटर पता चल जाता, सेंटर पता चल जाता, रेडियस पता चल जाता, तो आई कैन ऑलवेज राइट x - 0 दी होल स्क्वायर प्लस y - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी रेडियस है 40 का स्क्वायर, रूट 40 का स्क्वायर, इससे भी लिख लेते हैं। एंड हम लोग बोलते हैं कि इसी को तो सेटिस्फाई कर रहा है h, k। ओके, सो हमारे पास अल्टीमेटली लोकस आ गया E1 का। कितना प्यारा है, बहुत तरीके से लोकस निकाला हमने। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितने सारी चीज़ें सीखने मिल रही है कि क्वेश्चन से। अभी देखना ध्यान से, ये जो लोकस मिला क्या इस पे पी पॉइंट लाई करता है? क्या इस पे पी पॉइंट लाई करता है? क्योंकि एक ऑप्शन मेरे पास वही है, द पॉइंट -2, 7 लाइज इन E1। E1 जो हमारा लोकस आया, क्या इस पे पी पॉइंट है? एक बार जरा सोचना, पी पॉइंट इज -2, 7। अच्छा, ई जो है E1 लोकस किसका है? M का। M इज h, k, और M है क्या? तो बोलेंगे ये जो S1 S2 है दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, कभी P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है? बोलेंगे कभी नहीं हो सकता है। अगर P पॉइंट कांटेक्ट हो गया दिस मीन्स P ही दोनों का टेंजेंट है। P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन P S1 का भी टेंजेंट है, S2 का भी टेंजेंट है। दिस मीन्स S1 S2 दोनों P पे टेंजेंट है इस लाइन के, Q पे तो टेंजेंट होंगे ही नहीं। सिमिलरली Q भी नहीं हो सकता है E1 पे, सिंस हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है जिसमें Q है, Q भी नहीं हो सकता है E1 पे। दिस मीन्स हमारा जो ये लोकस आया ना, इस लोकस में एक्सक्लूडिंग हम लोग बोल देंगे इसमें पॉइंट P एंड Q। शानदार क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते या नहीं? मैक्सिमम बच्चे इसको सेटिस्फाई करते और ये सेटिस्फाई हो जाता, वो टिक कर देते ऑप्शन ए को। लेकिन इस लोकस में P एंड Q तो हो ही नहीं सकता है भैया, P एंड Q तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये M पॉइंट कभी भी P नहीं बन सकता है, ये M पॉइंट कभी भी Q बन ही नहीं सकता है। हेंस पहला वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। चलो अब आगे देखते हैं। अब बोला गया लेट
दिस सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1। अच्छा, हमें पता है E1 इज द सर्कल, यस, E1 एक सर्कल है, दिस इज E1। ओके, E1 में कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया, हमें सेंटर भी पता है, दिस इज 0,1। ओके, अब E1 में कोई भी एक पॉइंट लिया, अब बोला है क्या कि भाई E1 पे 2 पॉइंट लो, लेट सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ E1। ठीक है, 2 पॉइंट लिया, पासिंग थ्रू पॉइंट R1,1 BF2। बोला है ऐसे बहुत सारे लाइंस होंगे जो 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं एंड पास कर रहे हैं R1,1 से। सपोज दिस पॉइंट इज R1,1। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे होंगे लाइन, उन सब का सेट को F2 बोल दिया। एक्चुअली इस R से पास होने वाले और E1 को 2 पॉइंट पे कट करने वाले बहुत सारे लाइन हो सकते हैं ना, तो उन सब का सेट को क्या बोल दिया, F1 F2 बोल दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेट E2 बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स और द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट इन द सेट F2। मतलब सेट F2 में एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया है, उसका मिड पॉइंट इज E2। मिड पॉइंट का जो लोकस है वो E2 है, मिड पॉइंट का जो लोकस है वो E2 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। E2 का लोकस निकालना पड़ेगा मुझे पहले। अच्छा, अब E2 का लोकस निकालना है, फिर से मल्टीपल मेथड में बता सकता हूँ। एक मेथड तो ये है कि वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस, सपोज दिस इज S3, तो हमें अगर मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो पहले T इज इक्वल टू S3 इक्वेशन लिख दे, क्योंकि मिड पॉइंट से पास होने वाला कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, T इज इक्वल टू S1। ठीक है, तो T इज इक्वल टू S3 लिखेंगे, उससे मुझे इस लाइन का लोकस आएगा, लेकिन उस लाइन पे 1,1 सेटिस्फाई कर रहा होगा, हैंस x, y के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 1,1। वहाँ से H एंड K में एक रिलेशन आएगा, वो लोकस होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये तो सिंपल है भैया। हाँ, तो ठीक है, सिंपल है तो कर लेते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर तुम्हें सोचो, ये जो मिड पॉइंट होता है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, P एंड ये सेंटर O है, सपोज इसको PRO को ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड ये 90 डिग्री है। क्या तुम्हें कुछ आ रहा है हिंट? अगर मैं PR एंड O को डायमीटर लेके एक सर्कल लिखूँ, R एंड O को डायमीटर लेके एक सर्कल लिखूँ, तो आई कैन से डेट सर्कल विल पास थ्रू हमारा जो भी मिड पॉइंट है वो, तो अपने आप लोकस आ जाएगा उसका। हाँ, यहाँ से भी आ जाएगा। तो तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, तुम किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लिटरली इससे कैलकुलेट करना है कर लो, उससे कैलकुलेट करना है कर लो। तो अगर डायमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो उससे भी आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या करना है बताओ, क्या करने का है? डायमेट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं, x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 है ना, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी एक सर्कल आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्या है, E2 है। ओके, अब इसमें भी एक कैच है, सोचो, सिंस वी नो कि E1 पे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अच्छा, E1 पे हमने 2 पॉइंट को एक्सक्लूड किया, विच इज P एंड Q। अच्छा, सपोज मेरे पास एक लाइन आ जाए जो P एंड 1,1 से पास हो, जो सपोज लाइक दिस, हियर इट इज P एंड वो 1,1 से भी पास हो रहा है, तो क्या ये वाला लाइन F2 में होगा? बोलेंगे हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि P हमारा कोई पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट करता है हमारी लाइन पे, हेंस वो लाइन नहीं हो सकता है। वो लाइन क्या होगा, मतलब उस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है E2 को, हेंस वो पॉइंट क्या होगा देख लेते हैं। वो पॉइंट क्या होने वाला है, P इज -2,7, P -2,7 था, तो लाइन का इक्वेशन लिख लो R से। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। सो यहाँ से ये आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 5 बाई माइनस 3 x माइनस 1, तो माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। सो यहाँ से 3y प्लस 5x
-8 इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन आ गया। सिमिलरली क्यू से भी एक लाइन आएगा, क्यू पॉइंट भी तो कहीं होगा, एंड क्यू पॉइंट एंड R1 पॉइंट से जो पास कर रहा है वो भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ ठीक है, तो वैसे एक लाइन लिख सकते हैं क्यू से भी, ठीक है। अब आगे ऑप्शंस को चेक करते हैं। हमारे पास E1 E2 दोनों का लोकस आ गया। द पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाई ऑन E2। 4/5 7/5, 4/5 7/5, 4/5 7/5 यहाँ सेटिस्फाई करते हैं। 4/5 7/5, ठीक है। तो 4/5 यहाँ रखा, दिस इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 -1 इज -1/5, ठीक है, प्लस 7/5 -1 दैट इज 5 - 1, तो ये 2/5 का होल स्क्वायर 4/5। तो यहाँ से -4/25 आ रहा है, ये +4/25 आ रहा है, तो ये तो कट गया, इज इक्वल टू 0। तो ये तो E2 पे आ गया। तो यहाँ पे देखो कैच है, ये लाई कर गया E2 पे 4/5, 7/5 जब हमने सेटिस्फाई किया तो ये E2 पे लाई कर गया, है ना। इसमें हमने डाला एंड वी कैन सी 0 आ गया। हेंस यहाँ पे बच्चे गलती करते, बच्चे क्या करते, बोल लेते बी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि लाई तो कर रहा है और वो बोल रहे हैं नहीं लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लोच आता है। यहीं पे मैंने बोला कि ये पॉइंट का काम आएगा कि अगर मैं P एंड R से पास होने वाली लाइन लिखूँ। ओके सॉरी, 7 - 1 ये 6 है, एंड दिस इज -3, दिस इज 3 × 2, तो उधर गया -y, ओके, +1 इज इक्वल टू 2x -2। अच्छा ये लाइन ही बदल गया, सॉरी अभी मिस्टेक हो जाता। y + 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर y + 2x इज इक्वल टू 3। ओके, अब हमारे पास जो पॉइंट है 4/5, 7/5, उसको इस पे सेटिस्फाई करके देखते हैं। y + 2x इज इक्वल टू 3, क्या पता कहीं वो पॉइंट इस पे लाई कर रहे हो। तो जब सेटिस्फाई करेंगे वी कैन सी 7/5 y के जगह, x के जगह 4/5 रखा, दिस इज 8/5, तो 8 7 15, 15/5 3 आ गया एग्जैक्टली। दिस मीन्स 4/5, 7/5 तो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और इस लाइन पे जो भी लाई करेगा वो उस लोकस में नहीं आ सकता है, वो उस लोकस में नहीं आ सकता है। हेंस वो वाला पॉइंट भले इस पे लाई कर रहा है, लेकिन इस पे लाई तो अभी करेगा ना जब P पॉइंट भी इस पे लाई करता है E1 पे। तो जब P पॉइंट लाई ही नहीं कर रहा है, दिस मीन्स वी कैन से दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन E2, हेंस डज नॉट लाई इन E2, तो ये तो ट्रू बोला है। तो देखो ये कितना खतरनाक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से IIT JEE में पहले नहीं आया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट 1/2, 1 लाइज इन E2। 1/2, 1, 1/2, 1 के लिए चेक कर लो। 1/2, x को 1/2 डाला इंटू 1/2 -1 इज -1/2, तो ये तो -1/4 आ गया, एंड 1 डाला तो ये तो 0 आ गया, तो ये तो -1/4 आ गया, तो लाई कर ही नहीं रहा है। तो ये जब उसी में लाई नहीं कर रहा है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द पॉइंट 0, 3/2 डज नॉट लाई इन E1। 0, 3/2, 0, 3/2 को तो इधर लाई करवाना है, 0 x के जगह 0, तो ये तो 0 आ गया। 3/2 तो लाई ही नहीं कर रहा है इस पर, डज नॉट लाई, हेंस ये ट्रू है। तो B एंड D इसका आंसर है। तो तुम्हें दिखा कितना खतरनाक, इन्होंने क्वेश्चन तो दिया, लोकस बच्चे निकाल लेते फिर भी मिस्टेक करके आते। इस क्वेश्चन में बच्चे अगर लोकस E1 एंड E2 का निकाल भी लेते फिर भी मिस्टेक करके आते हैं। क्यों? क्योंकि इतना डीप कोई नहीं सोचता है, इतना डीप कोई नहीं सोचता है, वो भी एग्जाम में। बहुत कम बच्चे, गिने चुने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसको सही करके आए होंगे वो, ठीक है। तुम्हें दिख गया लेवल ऑफ डिफिकल्टी। चलो अब जब अगला क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें और डिफिकल्टी लेवल दिखेगा। अब देखो इसमें भाई जो क्वेश्चन होते हैं ना JEE मेंस में, उसमें एक दे देता है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, क्रैमर्स रूल लगाने देता है कुछ। यहाँ पे एक तो वेरिएबल है, उसके बाद हर ऑप्शन में भी 3-3, हर ऑप्शन में भी 3-3, मतलब 4 + 1 5 क्रैमर्स रूल लगाना है, 5 टाइम्स क्रैमर्स रूल लगाना है। अच्छा अब डिपेंड करता है तुम्हें क्रैमर्स रूल लगाना है क्या लगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो प्लेन से भी चलते हैं इसमें, ठीक है। तो प्लेन से चलो, क्रैमर्स रूल लगाओ, एक ही बात है। क्रैमर्स रूल बच्चों को इजी लगता है इसलिए क्रैमर्स रूल से जाएंगे। प्लेन से सोचना थोड़ा सा, बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन से अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे क्या होगा। देखो भैया कितना खतरनाक क्वेश्चन बोला गया, ये खतरनाक क्वेश्चन लिख लो, खतरनाक, ठीक है। क्यों?
बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग। अंधाधुन। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द कॉलम मैट्रिक्स b1 b2 b3 सच दैट b1 b2 b3 बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अब कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। फिर से पूछ लिया कौन सा इक्वेशन का एट लीस्ट वन सॉल्यूशन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन में b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 यूज हुआ है। दिस मीन्स जब b1 b2 b3 यूज हुआ है हर ऑप्शन में, तो हमें तो सबसे पहले b1 b2 b3 में कुछ कंडीशन निकालना पड़ेगा। ओके, b1 b2 b3 में कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका d निकालना पड़ेगा। d जब निकालेंगे देखो कितना आ रहा है, -1 2 1 2 -4 -2 5 3 2। अच्छा तुम खुद सोचो, अगर d नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ b1 b2 b3। b1 b2 b3 में कोई कंडीशन आया क्या, बोलेंगे नहीं। जब b1 b2 b3 में कंडीशन आया ही नहीं, दिस मीन्स d इज इक्वल टू 0 होना ही पड़ता, तभी तो हम लोग d1 d2 d3 को भी 0 करते, वहाँ से b1 b2 b3 में कंडीशन आता। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा अभी। देखो d कैलकुलेट किया, जब d कैलकुलेट करोगे तो मैं सोचो, अब यह तो एक तरीका है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब डिटर्मिनेंट खोलो 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर मैं कॉलम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -2, 2 -4 -2 2 -4 -2, दो कॉलम सेम हो गए, आंसर तो 0 ही आना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0। इतना तो पक्का हो गया, जब d 0 होता है तो इक्वेशन का दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या तो नो सॉल्यूशन होता है। अच्छा, नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी कि इसका नो सॉल्यूशन तो है ही नहीं भैया, इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हेंस ये नो सॉल्यूशन वाला काट दो, यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। हेंस d हमारे पास 0 आ गया, हेंस वी कैन से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अब देखो प्लेन का भी तरीका मैं बताता हूँ, मैं क्रैमर्स रूल बताता हूँ, मैं सॉल्व करूंगा क्रैमर्स रूल से, मैं प्लेन का तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें मल्टीपल अप्रोच आए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए है ना, सीखने के लिए, तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दे दिया हो गया खत्म। मैं मल्टीपल तरीके सोचने सिखा देता हूँ कि ऐसे भी सोच सकते तो वैसे भी। अब खुद सोचो, 3 इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। अच्छा, 3 वेरिएबल में कोई इक्वेशन लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को। 3 प्लेन का कब कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, तो तुम बोलोगे सर एक पॉसिबिलिटी ये है जब तीनों के तीनों प्लेन कोइंसाइड कर जाए। सर कोइंसाइड कर जाए, अच्छा ये कोइंसाइड होने वाला दिख ही नहीं रहा है, रेशियो कभी सेम ही नहीं है। 5/3 का रेशियो -1/2 के बराबर थोड़ी ना है, ठीक है, यहाँ पे 2/1 का रेशियो 3/2 के बराबर थोड़ी ना है। दिस मीन्स ये कोइंसाइड वाला केस तो है ही नहीं। एक और केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, व्हेन जब बुक के तरह पेज खुलना स्टार्ट हो जाए, मतलब एक पेन एक ऐसा हो, सपोज ऐसा है, एक लाइन ऑफ कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, एक प्लेन ऐसा है, दूसरा प्लेन ऐसा है, एंड तीसरा प्लेन इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है बुक के तरह, तो तीनों के तीनों अगर एक ही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्ट कर गए तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इन 3 प्लेन के। तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। दिस मीन्स ये वाला जरूर पक्का यही केस रहा होगा, इसके अलावा और कभी 3 प्लेन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है। अच्छा, ये कुछ कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 प्लेन्स P1 P2। लाइक मैं अगर नाम बोल दूं कि ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो आई कैन से P3 का इक्वेशन जो आने वाला है वो अल्फा टाइम्स P1 प्लस बीटा टाइम्स P2 आने वाला है। दिस इज कॉल्ड द फैमिली ऑफ प्लेन्स। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, वो एक तरीका है। अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मुझे ए एंड बी में एक रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से मुझे B1 B2 B3 में रिलेशन आ गया। सो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बोलेंगे हाँ ठीक है। कोई बच्चा इतना नहीं सोचा, किसी बच्चे ने बेसिक से सोचा भाई क्रैमर्स रूल ही मुझे आते हैं, तो आई कैन से D 0 है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो D1 D2 D3 तीनों 0 होंगे, D1 D2 D3 तीनों के तीनों 0 होंगे। अच्छा तुम खुद सोचो, तीनों से एक ही कंडीशन आना चाहिए B1 B2 B3 में, तुम D1 0 करो, D2 0 करो, D3 0 करो, ऑब्वियसली बात है तुम कर सकते हो तीनों अलग अलग,
तुम कर भी लोगे, अल्टीमेटली B1 B2 B3 में तो एक ही कंडीशन आएगा ना, क्योंकि वो कंडीशन होगा तभी D1 D2 D3 तीनों के तीनों जीरो होंगे। ऐसा नहीं कि D1 जीरो हो रहा है किसी और कंडीशन पे, D2 जीरो हो रहा है किसी और कंडीशन पे, D3 जीरो हो रहा है किसी और कंडीशन पे। दिस मीन्स कोई यूनिक B1 B2 B3 एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा जिसके लिए तीनों जीरो हो जाए। बात समझ में आती है? हेंस मैं तीनों को अलग अलग जीरो करने से अच्छा मैं डायरेक्टली बोल दो D1 इज इक्वल टू जीरो। अब D1 निकालो। D1 में क्या किया मैंने, पहले वाले कॉलम में B1 B2 B3 रख दिया, दूसरा वाला कॉलम सेम रखा, 2 4 -2, सॉरी -4 है, देखो मिस्टेक हो जाता, 5 3 2। मिस्टेक होने का भी चांस बहुत होता है, सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है, इग्नोर करने का, उसको समझने का है हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेने का है, कॉन्सेप्ट समझने आए हम लोग यहाँ पे। ओके, अभी B1 लिखा, B1 लिख दिया, -4 × 2 -8, 2 × -2, 3 × -2 -6, लेकिन माइनस माइनस +6। देन -2 लिखूंगा, -2 का कॉलम -2 का रो गया, 2 × B2, 2 × B2 -3 × B3। ओके, ये रो, ये कॉलम खत्म। अब +5 लिखूंगा, +5 लिखूंगा तो ये कॉलम ये रो खत्म, -2 × B2, -2 B2, +4 B3, ये जीरो आना चाहिए। हाँ सर, यहाँ से एक कंडीशन आएगा B1 B2 B3 में, हाँ आना ही चाहिए, और दिख भी रहा आ रहा है। -8 +6 -2 B1, इधर से देखो 2 × 2 -4 B2, -2 × -3 -6 B3, 5 × -2 -10 B2, 5 × 4 +20 B3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से B1 B2 B3 में एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया? पक्का। ओके, लेट्स सी, ये आ रहा है -2 B1 -4 B2 -10 B2 -14 B2 -6 +20, यही है ना, -6 +20, so this is 14 B3। पक्का यही आ रहा है, एक बार चेक करो। गलत, एग्जैक्टली यही नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? देखो मिस्टेक पकड़ा गया, -2 × -3 +6 होता है। ओके, तो यहाँ पे 26 आना चाहिए B3। ओके, अब ये जीरो है। नाउ -2 से डिवाइड करो तो B1 +7 B2 -13 B3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से B1 B2 B3 में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आया। प्यारा सा क्या है, बहुत खतरनाक सा है, ठीक है। 7 B2 इज इक्वल टू 13 B3, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स ये कंडीशन होगा तभी वो जो शुरुआत वाले 3 इक्वेशंस है इसके एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होगी। अब चारों ऑप्शंस पे आते हैं, चारों ऑप्शंस पे आ जाएं, एक एक करके ऑप्शंस चेक करेंगे। जब तुम ऑप्शन चेक करोगे सारे ऑप्शंस में किस में एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन है वो देखना है हमें। तो पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 6। ओके, तो डी निकालते हैं, 1 2 3, x का 0, y का 4, z का 5, 1 2 6 1 2 6। ये निकालेंगे तो कैलकुलेट करें, 1 6 × 4 24 -5 × 2 10। जीरो वाला तो जीरो ही हो गया, फिर से +1 5 × 2 10 -12। तो इधर से कितना आ रहा है, 24 - 10 14 10 - 2, ये तो 16 आ गया। यहाँ तो d इज नॉट इक्वल टू 0। जब d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो B1 B2 B3 कुछ भी ले लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होता है क्या? हाँ, ये ऑप्शन ट्रू हो गया। मतलब उतना सारा सॉल्व नहीं भी करते फिर भी ये ऑप्शन सही हो जाता बिना सॉल्व किए, पार्शियल मार्किंग तो मिल ही जाता। ओके, इसी तरीके से चलो आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, 1 1 3 1 1 3 5 2 6 5 2 6 -2 -1 -2 -1 -3। ओके, ये तो 0 आ रहा है, कैसे? पहले वाले को -3 से डिवाइड कर दिया, पहले वाले को 3 से ये रो 3 को अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, हैंस वो दोनों 0। तो हैंस d इज इक्वल टू 0।
जब d इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर से वही पंगा जो हमने अभी किया, पूरा मेहनत फिर से, d 0 आ गया, हेंस इसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमें d1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब d1 कैलकुलेट करोगे, देखो रिलेशन क्या आएगा, b1 b2 b3 रखोगे यहाँ पे, इधर 5 2 6 -2 -1 -3। अगर सेम रिलेशन आ जाता है यहाँ से b1 b2 b3 में, हेंस वी कैन ऑलवेज से कि भैया इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एंड सेम रिलेशन नहीं आएगा तो हम लोग बोल देंगे नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो b1 3 × 2 -6 6 × -1 -1 +6, b1 के साथ 0 हो गया, आएगा ही नहीं कंडीशन कभी, b1 ही नहीं रहा, b1 ही नहीं रहा, गजब। तो ऐसा थोड़ी ना बोल सकते सारे b1 b2 b3 के लिए सही होगा, हेंस ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, दिस कांट सेटिस्फाई। ओके, आगे सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में देखो फिर से d -1 2 1 -1 2 1 2 -4 2 -4 2y का -4 देन -2, ओके। z का -5 10 5 -5 10 5। अरे भाई मुझे फिर से दिख रहा है यहाँ पे कॉलम 1, इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा तो रेशियो सेम आएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा रेशियो, अरे तीनों के तीनों पैरेलल आ गए, ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में भी 2 केस आएगा, या तो नो सॉल्यूशन तीनों में, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आई कैन से b1 is to b2, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं b1 अपॉन b2 जो आएगा वो -1/1 आएगा, ठीक है। तो -1, तो b1 इज इक्वल टू -b2 आने चाहिए। सिमिलरली b3 इस टाइप से रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है सारी b1 b2 b3 के लिए, हेंस मतलब जो भी कंडीशन हमारे पास है ये जब तक नहीं होगा तब तक सारी हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जिसमें ये भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हेंस ये भी फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट डी पे चलते हैं। 1 2 5 1 2 5 2 3 1 4 -5। तो अभी देखो इसका भी डी निकालो, 1x का इधर 2 इधर 1 इधर 2 फिर उधर y का 0 इधर y का 4 फिर z का 5 इधर 3 इधर -5। इसका डी निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर से जब डी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, हेंस ये आंसर। तो कुछ बच्चे अगर सिर्फ तुक्का ही मार के आ जाते नहीं ये दोनों तो उनका सही हो जाता, मतलब इन्होंने कैलकुलेशन पूरा करवाया। तो देखो यार 40 मिनट्स चले गए, मतलब जो बच्चा इसको सॉल्व करने भिड़ जाएगा उसका तो गया। तो तुम्हें दिखा होगा 3 क्वेश्चन हमने किए, वो तीनों कितने इंटरेस्टिंग। पहले वाले क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, जो बच्चा ये ध्यान नहीं देता 0,∞ वो यहाँ रॉन्ग मार के आता, ठीक है ठीक। तो पहले से वाले से सीखने को मिला, दूसरे वाले से तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, टफ, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर थर्ड वाले से भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे क्रेमर्स लग जाए। और देखो यार इसमें बहुत टाइम चला जा चुका है एक ही वीडियो में, तो आगे के जो भी क्वेश्चन है वो भी तुम्हें दिख रहे हैं लेंदी है, ठीक है। 4th देन 5th वाला भी लेंदी ही दिख रहा है मुझे, उसके बाद 6th ये भी, ये थोड़ा रिलेटिवली बाकी सारे क्वेश्चन से इजी था। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।